हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से 10th आईसीएससी के लिए जो है वो सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप लोगों का चल ही रहा है, अब जो होगा वो आप लोगों को सिविक्स का भी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रहा है आज से, ठीक है। और सिविक्स में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो आप लोगों का पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। अभी क्या सिविक्स में जो पहला चैप्टर है वो क्या है भाई? लोकसभा और राज्यसभा। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन उसके पहले आप लोग समझ सकते हैं कि सिविक्स कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो सिविक्स में कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो सिविक्स में ला सकते हो, ठीक है। सिविक्स डायरेक्टली आप लोग वो भी बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिटी है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस है। क्या है भाई? पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में, चीजों के बारे में जानेंगे। पॉलिटिक्स नहीं करना है भाई, पॉलिटी के बारे में जानना है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से चीजें राज्यसभा और लोकसभा में कहां से कैसे लोग आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, उन सब सारी चीजों को तो आज हम लोग सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से जरूर देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है यूनियन लेजिस्लेचर आप लोगों का, या फिर जो फर्स्ट यूनिट बोल लिया जाए, फर्स्ट यूनिट यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ये दोनों टॉपिक आपके पास आने वाला है। तो आज हमारा फोकस रहेगा कि लोकसभा पूरा कंप्लीट करें, अगर राज्यसभा हो जाए तो हो जाए, ठीक है। तो ये सब सारे आपके सिलेबस है। लोकसभा में टर्म कितने हैं, कंपोजिशन कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या है भाई मेंबरशिप लोकसभा के, क्योंकि अगर आप जनरल सा पर्सपेक्टिव जाने तो भाई हमारे देश में इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है ना। अब इलेक्शन दो चीजों का होता है, किसका किसका होता है भाई इलेक्शन? इलेक्शन तो एक स्टेट लेवल पर या फिर बोल दिया 3 लेवल पर होता है इलेक्शन। एक होता है सेंटर लेवल पर, ठीक है, सेंटर लेवल पर इलेक्शन होता है। एक होता है स्टेट लेवल पर इलेक्शन होता है, और तीसरा होता है पंचायत लेवल पर। हम लोग आगे आके चलेंगे, पढ़ेंगे। एक होता है किसमें? पंचायत लेवल पर, ठीक है, पंचायत लेवल। स्टेट लेवल एक पंचायत लेवल के इक्विवेलेंट ही होता है आपका एक म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन होता है। तो ये सब सारे इलेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा सेंटर का इलेक्शन, ठीक है। स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन जो इलेक्शन होता है, अगर पूरा बोला जाए, इलेक्शन जब भी करवाए जाते हैं तो वो दो चीज चुनकर आते हैं, अगर देखा जाए मेन। एक होता है एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप सांसद बोलते हैं ना, कि भाई हमारे देश, हमारे मतलब क्षेत्र का सांसद है ये, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको चुनते हैं भाई? एक प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। जैसे आप एमपी को उल्टा कर दो तो पीएम हो जाएगा। तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो एक तरीके से एक पीएम को चुनेंगे। जैसे अभी किसका एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा? बीजेपी का। इसके पहले अगर 2014 में देखा जाए, उसके पहले 2014 से पहले का देखा जाए, 2009 में हुआ था, तो वहां पर मेजोरिटी किसका था आपको देखने को मिलेगा? एमपी वहां पर कांग्रेस के ज्यादा थे, इसलिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, या फिर बोला जाए कांग्रेस की तरफ से पीएम का कैंडिडेट आया निकल के। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है स्टेट में भी इलेक्शन होता है। स्टेट में जो इलेक्शन होता है वो चीफ मिनिस्टर के लिए होता है भाई, और चीफ मिनिस्टर के लिए एमएलए का इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं, है ना, कि हमारे क्षेत्र का विधायक है ये, ठीक है। तो ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं हम लोग? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये क्या चुनता है भाई? एक सीएम को चुनता है, चीफ मिनिस्टर को चुनता है। तो याद रखना कि बहुत सारे एमपी जो है मिलाकर एक पीएम को चुनते हैं, और बहुत सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं वो एक सीएम को चुनते हैं। तो ये स्टेट लेवल पर। और आप जानते हैं कि भाई म्युनिसिपैलिटी लेवल पर जो इलेक्शन होता है वहां पर क्या, किस चीज का चुनाव होता है? वहां मेयर का चुनाव होता है, ठीक है, मेयर, जिसमें वार्ड पार्षद वगैरह होते हैं, ठीक है। पंचायत में उसी तरीके से आपको ग्राम प्रधान का चुनाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जो ये टॉपिक है वो आपको ये देखने को मिलेंगे। हम लोग देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है भाई लोकसभा इलेक्शन का, ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशन देखेंगे, कोरम क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और उसी तरीके से राज्यसभा में देखेंगे जो जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कंपोजिशन क्या
क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, मेंबरशिप क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेबस देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं, सबसे पहला कि हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट अगर देखा जाए चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा क्या भाई, सिंपल सी बात है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा लोकसभा। और याद रखना यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो सभाएं होती हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है, लोकसभा में इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बंदों को चुना जाता है। मतलब बंदे मतलब यहाँ पर कौन बैठते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये हमारा अभी नया जो है, नया लोकसभा जो हमारा बना हुआ है वो इस तरीके का है। देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपके कौन बैठते हैं भाई, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा स्पीकर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, तो लोकसभा के स्पीकर आपको यहाँ पर बैठते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी जितने मेंबर हैं, एक तरफ जो रूलिंग पार्टी के रहेंगे वो बैठते हैं। रूलिंग पार्टी मतलब जो सरकार में रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा MP है, तो मतलब मान लो कि अभी सरकार में कौन है भाई, बीजेपी है, तो बीजेपी के इधर बैठते हैं, कांग्रेस वाले इधर बैठते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस या फिर अदर पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी है, जो विपक्ष में काम करते हैं, वो एक तरीके से यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि साथ ही साथ है कि किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करूं ताकि आपको एक छोटा मोटा या फिर एक जनरल नॉलेज हो जाए पॉलिटिक्स का। ठीक है, ये भी चीज, ये है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग चुनकर नहीं भेजते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं, वो फिर आपस में इलेक्शन करते हैं और फिर वो जो है राज्यसभा में मेंबर भेजते हैं। ठीक है, तो याद रखना लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, L से याद रखना, लोअर हाउस। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं, सॉरी लोअर हाउस क्या बोलते हैं भाई हम लोग, लोअर हाउस। और जो राज्यसभा है उसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं भाई, अपर हाउस देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अपर हाउस जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं सब राज्यसभा मेंबर होते हैं, इसमें नॉमिनेट भी किए जाते हैं बहुत सारे मेंबर को। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नॉमिनेशन के थ्रू लोग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ देखो राज्यसभा के स्पीकर, और राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं भाई, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना कौन रहते हैं भाई, वाइस प्रेसिडेंट के, यहाँ पर कौन रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं भाई, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो स्पीकर है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और ठीक है, जो कि लोकसभा स्पीकर अभी कौन है भाई, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको समझ के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और समझ के भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे आया जाए नेक्स्ट। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को समझते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है, यूनियन लेजिस्लेचर हमारे इंडिया में, द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। अगर कोई बोलेगा हमारे देश का यूनियन लेजिस्लेचर किसे कहा जाता है, तो अगर बोला जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर में सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, क्योंकि भाई बहुत सारे कानून वगैरह पास किए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो कानून पर सिग्नेचर किसका होता है भाई, प्रेसिडेंट का। मतलब हमारे देश में जो भी ऑफिशियली बहुत सारे काम होते हैं, या लगभग सारे काम जो ऑफिशियल तरीके से होते हैं, वो किसके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ठीक है, किसमें, प्रेसिडेंट के नाम से। तो यहाँ पर क्या यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन कंप्राइज करता है भाई, कौन कौन रहता है, आप प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा, 2 हाउसेस में पहला हाउस का नाम है लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस के रूप में बोलते हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगर देखा जाए लोकसभा रेफर टू द हाउस ऑफ द पीपल, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल होते हैं, पीपल इलेक्ट देम, पीपल्स इलेक्ट देम। ठीक है, इलेक्ट देम। ठीक है, इलेक्ट देम मतलब जो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लोकसभा में बैठ रहे हैं, क्या कहाँ बैठ रहे हैं भाई, जो भी लोकसभा में बैठ रहे हैं वो लोगों के द्वारा चुना गया बंदा है या बंदी है। ठीक है, कुछ भी बोल लो। एंड राज्यसभा इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से स्टेट्स के लोगों के द्वारा, या जितने भी लोगों को हमने चुनकर भेजा है वो सब सारे मिलकर चुनते हैं और स्टेट से जाते हैं।
ठीक है, राज्यसभा मेंबर, ठीक है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव विच हैज अ सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नेंस इन अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरीके का हमारा डेमोक्रेसी है, तो एक सुप्रीम पावर होता है इनके पास, किसके पास? दोनों के पास सुप्रीम पावर रहता है, जो कि जहां पर कानून वगैरह बनाया जाता है और जिस कानून को हम लोग मानते हैं, जिस कानून का हम लोग पालन करते हैं। अगर यहाँ पर मेजॉरिटी से पास होता है, सबसे पहली बात कानून यहाँ पर आता है, कानून फिर इसके बाद आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, उसके बाद फिर आपका वो कानून बन जाता है, बिल से कानून बन जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिएगा और यहाँ पर ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ के चलना है। क्लियर है? डन डन डन। चलिए वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको पीडीएफ जो होगा वो आपको प्रोवाइड हो जाता है टेलीग्राम चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आगे आगे देखा जाए तो सबसे इसके बाद टॉपिक क्या है? फेडरल सेटअप इन इंडिया। हमारे देश में किस चीज को माना जाता है भाई? फेडरलिज्म को। क्या माना जाता है भाई? सिंपल सी बात है, किसको? फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को। अब फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद का ढांचा। जैसे हम लोग देखो, अब यहाँ पर सबसे ऊपर कौन होता है भाई? सेंट्रल लेवल पर काम करते हुए, फिर आपको देखने को मिलेगा स्टेट होता है नीचे, और स्टेट के बाद अगर सिटी के लेवल पर देखा जाए तो एक म्युनिसिपैलिटी होता है और एक पंचायत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों अपने अपने हिसाब से काम करता है और अपने अपने हिसाब से चलता है, लेकिन तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, लोअर लेवल भी, मिडिल लेवल भी, और एक तरीके से अपर लेवल जो सेंटर में काम करता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई? इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ द स्टेट। क्या रहता है? बहुत सारे स्टेट रहते हैं, इन विच ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी भाई, क्योंकि हम लोग आजाद कब हुए? 15 अगस्त को हम लोग क्या हुए? आजाद हुए, इंडिपेंडेंस मिला हमको, इसलिए हम लोग वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस। लेकिन हमारे देश में जो कानून या संविधान जो आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आया, वो कब आया भाई? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये दो चीज जरूर याद रखना है। 1947 में हम लोग आजाद हुए और 3 साल के बाद हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर हमारे को पालन करना पड़ता है, जिसके आधार पर हम लोगों को चलना होता है, ठीक है। एक कानून, एक बुक है जहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। क्लियर? तो वही बोला गया, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि जो सेंटर बोल रहा है, सेंटर का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है वही स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, नहीं। सेंटर के पास अपना पावर होता है और स्टेट के पास अपना पावर होता है, मतलब दोनों का पावर है वो डिवाइडेड है। तो जब पावर डिवाइड होता है ना, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक बंदा दादागिरी नहीं दिखा सकता है मतलब सेंटर बोल रहा है तो वो सारा दादागिरी नहीं दिखा सकता है, उसको स्टेट का भी बात को मानना पड़ेगा, या स्टेट की बहुत सारी बातों को सेंटर को मानना पड़ेगा। तो वो सब सारी चीजें, इसीलिए वो सिस्टम को हम लोग फेडरल सिस्टम बोले। संघवाद का मतलब हिंदी में भी है, ठीक है, वैसे आप लोग अंग्रेजी मीडियम हो, ठीक है, लेकिन हिंदी थोड़ा संघ साथ में लेकर चलने के बारे में बात होती है। इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया ने शुरुआत से ही फेडरल सिस्टम को माना है कि भाई हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे, किसी के पास सुप्रीम पावर नहीं होगा, ठीक है। बोथ द सेंटर एंड स्टेट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, और एक ही ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 से चलता हुआ आ रहा है, उसी से पावर जो है वो अलग पावर सेंटर को दिया जाता है और अलग पावर स्टेट को भी दिया जाता है। उसमें लिखा गया है कि कौन कौन से स्टेट को कौन कौन सा पावर, या स्टेट को क्या क्या पावर मिलता है, या क्या क्या पावर है उसके हाथ में, सेंटर के हाथ में क्या पावर है, ठीक है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको बता रहा है फेडरल सिस्टम और इन इंडिया, फेडरल जो सेटअप है इंडिया में। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई? आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखा जाए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फेडरल सेटअप का क्या है भाई? इंडिया एक लार्ज कंट्री है, इंडिया क्या है भाई? एक बहुत लार्ज कंट्री है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन फेडरल सिस्टम फॉर एनी स्टेट टू ब्रेक अवे एज अ सेपरेट यूनिट। क्या बोला? इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है भाई, और ये पॉसिबल नहीं कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है फॉर एनी स्टेट उसको एक ब्रेक किया जाए सेपरेट यूनिट में।
अब बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कानून बनाए, तो वो भी दिक्कत है। इसीलिए एक उस तरीके का कानून है जिस तरीके से फेडरल सिस्टम चल पाए। इंडिया एक कंट्री है डाइवर्सिटी का, यहाँ बहुत सारे जो धर्म है, बहुत सारे आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगे, ठीक है। द फेडरल सेटअप इज द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट इफ द इंडिया इज टू बी सेव्ड फ्रॉम द सेपरेटिस्ट फोर्स। अगर इंडिया को अलग कोई नहीं कर पा रहा है तो वो कौन है? फेडरल सिस्टम, हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, क्योंकि हमारे देश के द्वारा सोचो कि भाई 1600 में, एक जरूरी बात है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अगर देखा जाए इसको, अगर ऐसे लिखा जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में 1600 में। अब भाई वो 1600 से राज करते चली गई, 1600 से वो 1858 तक राज करी हमारे देश में। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसको बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने हमारे देश में भेजा था। सोचो, अब 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक कौन राज करता है भाई? वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही राज करती है। फिर उसको हटा देती है कंपनी को, फिर खुद ही राज करने लगती है, ठीक है, सॉरी। तो ये बात है, तो देख रहे हो, तो हम लोग को सेपरेट कोई ना कर पाए, इसीलिए हम लोग को फेडरल सिस्टम जरूरी है। क्लियर? यहाँ पर देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड नन ऑफ देम कैन वायलेट द लिमिटेशन बीइंग इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई लेजिस्लेटिव पावर क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कैसे आपको शासन चलाना है, कैसे आपको चीजों को वहां पर मैनेज करना है, कैसे वहां पर इलेक्शन होंगे, सारी चीजें होंगे, सारी चीजें कैसे आप कानून बना सकते हैं, कौन सी चीज पर जो सेंटर कानून बना सकती है, कौन सी चीज पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, उन सब सारी चीजों के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आगे चलकर पढ़ेंगे। 3 लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग जो है वो एक तरीके से कानून बना सकती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक डिवीजन किया गया है अलग अलग तरीके से, जिसमें एक फेडरलिज्म दिखता है। क्लियर? समझ में आ गया फेडरलिज्म के बारे में? आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है द स्टेट हैज बीन गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट को भी ये बोला गया कि आप गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में साथ देंगे। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द जुडिशियरी टू सेफगार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड प्रिवेंट एनी एक्शन अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमारे देश में क्या है कि जितना भी सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के ऊपर में कौन बैठा हुआ भाई? आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कानून ला रही है जो कानून के हिसाब से नहीं है, तो वो एक तरीके से उसको खत्म कर देगी, उसको लागू नहीं होने देगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट लाता है तो पहले तो उसको हाई कोर्ट देख लेती है भाई, क्योंकि स्टेट में हाई कोर्ट होता है। अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी उसको बोल सकता है भाई ये कानून हिसाब से नहीं है, उसको देख लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड अ प्रोविजन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। कानून भी ये भी बनाया गया किस तरीके से पैसे के बंटवारे होंगे, रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, वो सब सारी चीजों के बारे में व्यवस्थित वहां पर की गई है, ठीक है, ये व्यवस्था किया गया। तो ये भी बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको समझ के चलना है फेडरल स्टेट में। अब आते हैं यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया, किसके बारे में भाई? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर। द मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, किसके द्वारा? डायरेक्टली इलेक्टेड। अब डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है भाई? बाय द पीपल, बाय द पीपल, किसके थ्रू भाई? बाय द पीपल, बाय गिविंग द वोट्स। वोट देके वो डायरेक्टली वहां पर चुन सकते हैं। क्या होता है? डायरेक्टली वहां पर चुन सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन आर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि अगर आप इतने उम्र के हो गए हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, और जो कि किसके द्वारा दिया गया भाई? एडल्ट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट। तो एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या बोला गया कि सारे एडल्ट जो हैं हमारे देश के सिटीजन, वो उनके पास वोट देने का अधिकार है। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, उनके अधिकार है,
चाहे वो गरीब है, कुछ भी है, लंगड़ा है, लूला है, कुछ भी है, कैसे भी है, कुछ भी है, ठीक है। पहले क्या था कि 21 साल एज रखा गया था। उसके पहले भी अगर देखो ना थोड़ा सा हिस्टोरी, अगर हिस्ट्री पढ़े होगे तुम लोग, तो उसमें जो वोट देने का अधिकार था पहले अगर देखा जाए ब्रिटिश के जमाने में, तो किन लोगों को दिया जाता था? जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, या फिर जो लोग डिप्रेस्ड क्लासेस है, उन लोगों को मिलता था। जिनके पास प्रॉपर्टी है, डिप्रेस्ड क्लासेस को तो बाद में दिया गया, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा वैसा है, उनको एक तरीके से वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन पहले क्या था, एज 21 था। अब जो है एज लिमिट वो कितना, 18 साल कर दिया गया। अगर आप 18 साल के उम्र के अगर आप हैं 18 साल प्लस, तो आपके पास एडल्ट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपके पास मतलब वोट देने का अधिकार हो जाएगा। और ये कब किया गया? 61th अमेंडमेंट मतलब कानून में बदलाव किया गया था, ठीक है, 1989 में। उसके बाद जो है वो हमारे देश में लागू कर दिया गया 18 इयर्स ऑफ एज जो कि वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर देखा जाए टर्म कितने रहते हैं भाई? टर्म किसके भाई? लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन का जो टर्म होता है, लोकसभा इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर। हर एक 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है भाई। और सिंपल सी बात, लोकसभा का इलेक्शन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा, मतलब लोकसभा के इलेक्शन जो होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के द्वारा पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड कैन एक्सटेंड 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय अ पार्लियामेंट। अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी है तो उसको पहले भी क्लोज किया जा सकता है या 1 साल उसको बढ़ाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये प्रेसिडेंट काम कर सकता है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 1 साल तक का मतलब 6 महीने तक बढ़ा सकता है। और आफ्टर इमरजेंसी हैव सीज्ड टू ऑपरेट, ठीक है, उसके बाद फिर से उसको इलेक्शन कराना ही कराना होगा, मतलब दोबारा इलेक्शन कराना ही कराना होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से इमरजेंसी खत्म हुआ, उसके 6 महीने के बाद जो है वो मिनिमम आपको इलेक्शन कराना ही कराना होगा, ठीक है। तो ये बात याद करना, ठीक है। आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है भाई? कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने लोकसभा के? फिक्स्ड है कितना? 552। तो 552 मेंबर जो है वो मैक्सिमम है, जो कि आपको समझ कर चलना है, ठीक है। उसमें 550 क्या रहते हैं भाई? 550 इलेक्टेड रहते हैं, और आपको देखने को मिलेगा 2 रहते हैं वो एंग्लो इंडियन देखने को मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पर इसमें 550 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, कि जो अलग अलग स्टेट से चुन चुन कर आते हैं भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 20 जो रहेंगे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन यूटी होता है ना, यूनियन टेरिटरी, उसके होंगे। स्टेट के अगर देखा जाए 552 में 530 कहां से चुन के आएंगे भाई? स्टेट से, ठीक है, ठीक है। 20 किससे चुन के रहेंगे भाई? यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। और जो 2 रहेंगे वो कौन रहेंगे? एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस मतलब वैसे इंडियंस जो कि एक तरीके से एंग्लो इंडियन, ठीक है, वैसे इंडियन जो कि ब्रिटिश सरकार से ताल्लुकात रखते हैं। तो हम लोगों ने कितना रिस्पेक्ट भी दिया बताओ, ठीक है। तो 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थ्रू, ठीक है, जो कि किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश से ताल्लुकात रखता है। हाउएवर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा एंड अ सर्टेन स्टेट असेंबली इज नॉट एक्सटेंडेड फर्दर एज पर जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास्ड इन द 2020। कि एंग्लो इंडियंस को आप एक तरीके से फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोला क्या? नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा एंड सर्टेन स्टेट असेंबलीज इज नॉट एक्सटेंडेड, एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। याद करना कब, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत? 104। एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर है भाई? 543 प्रेजेंटली, जिसमें 530 जो है वो स्टेट से चुनकर आए हैं भाई, ठीक है, स्टेट से। और यहाँ पर देखने को मिलेगा 13 जो है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? यूटी को। फिर किसको? यूटी को, ठीक है। तो 543 मेंबर करेंटली अभी हैं जो लोकसभा में वर्क कर रहे हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं। और लोकसभा के लीडर कौन है भाई? लीडर ऑफ लोकसभा हमेशा कौन होते हैं? पीएम होते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो अभी पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। अपोजिशन कौन है भाई? अगर अपोजिशन देखा जाए तो राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी को अभी अपोजिशन लीडर चुना गया, जो कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करना होगा तो वो डायरेक्टली उससे बात कर सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर जरूर चलिएगा, ठीक है। कंपोजिशन आगे अगर